हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम पढ़ रहे थे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिमांड, जिसमें हम देख चुके हैं कि डिमांड क्या होता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है, और इंडिविजुअल डिमांड को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और मार्केट डिमांड भी क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था आपका डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल, और दोनों शेड्यूल देखा था हमने आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो आज के इस वीडियो में हम आपका स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। हम देखेंगे आपका व्हाट आर द वेरियस रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एज वेल एज हम ये भी देखेंगे आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है that there exists an inverse relationship between price and quantity demanded। कहने का मतलब है जैसे जैसे आपका प्राइस इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यानी यहाँ पे जो आपका प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स थे, लाइक योर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ये सारे फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहते हैं और इसको हम कहते हैं आपका सेट्रिस पैरिबस। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है आपका? दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपका कम होगा। लॉ ऑफ डिमांड का एक और नाम होता है, उसे हम कहते हैं आपका फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड का कुछ अजम्पशंस होता है। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी जो हम आपको बताए ना कि यहाँ का बाकी सारा फैक्टर्स जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड्स आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, income of the consumer remains the same, or there is no expectation of change in price in future, as well as the taste and preferences of the consumer remains the same। ठीक है, तो ये है आपका कुछ assumptions of law of demand। सबसे पहला क्या है? price of substitute goods do not change, दूसरा price of complementary goods remain constant, तीसरा income of the consumer remains same, और चौथा there is no expectation of change in price in the future, और लास्ट है आपका द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है आपका डिमांड शेड्यूल, जहां देखेंगे आपकी प्राइस आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है 5 4 3 2 1। तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5। जब 5 रुपीज का कोई कमोडिटी आता था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 1। 4 रुपीज का हुआ 2 3 3 2 4 1 एंड 5। यानी जैसे जैसे आपका प्राइस डिक्रीज करेगा क्वांटिटी डिमांडेड आपका इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, इसी को यहाँ पे हमने शेड्यूल को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। हमने एक्स एक्सिस में है आपका क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस में है आपका प्राइस। ठीक है, जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। There are various reasons for operation of law of demand. Now what are the various reasons? सबसे पहला है आपका law of diminishing marginal utility. Diminishing marginal utility state क्या करता था आपका? तो law of diminishing marginal utility कहता था कि जैसे जैसे हमारा consumption बढ़ता जाता है वैसे वैसे utility derived from that commodity goes on decreasing। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है आपका जो यूटिलिटी है जो ईच सक्सेसिव यूनिट से डिराइव हो रहा है तो क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। ठीक है, और घटने लगेगा तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी जो कि उसके यूटिलिटी पे ही डिपेंड करता है, और अगर जो कंज्यूमर है ज़्यादा सेटिस्फाइड है तो वो किसी भी कमोडिटी के लिए ज़्यादा प्राइस पे करेगा। लेकिन अगर वो कम सेटिस्फाइड होता जा रहा है, ठीक है, यानी कि हर एक कंजम्पशन के साथ उसका जो यूटिलिटी है वो घटता जा रहा है, तो कंज्यूमर जो है वो सेम प्राइस पे करने के लिए रेडी नहीं रहेगा फॉर एनी एडिशनल यूनिट। ठीक है,
तो नाउ द कंज्यूमर क्या करेगा कंज्यूमर? कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ओनली व्हेन द प्राइस इज फॉल्स। ठीक है, यानी जैसे जैसे इसका प्राइस डिक्रीज होगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाता है। ये है आपका पहला रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो सेकंड रीजन है आपका फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? The substitution effect refers to substituting one commodity in place of the other when it becomes relatively cheaper. Say for example, if the price of the given commodity, ठीक है, आप given commodity मान लेते हैं पेप्सी, ठीक है, falls with no change in the price of its substitute, ठीक है, पेप्सी हम बात कर रहे हैं आपका पेप्सी और कोका कोला का या कोक लिखते हैं, ठीक है। तो अगर पेप्सी का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और कोक का जो प्राइस है वो सेम रहता है, तो इससे क्या होगा? पेप्सी जो है वो मेरा सस्ता हो जाएगा, इट विल बिकम रिलेटिवली चीपर, ठीक है, विद रिलेटिवली चीपर अगेंस्ट व्हाट? कोक। इससे क्या हो जाएगा? पीपल विल डिमांड मोर ऑफ पेप्सी क्योंकि ये सस्ता हो गया है एंड बोथ आर व्हाट? सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? ये कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकम इफेक्ट। Now, income effect refers to the effect on demand when the real income of the consumer changes due to the change in the price of the given commodity. जैसे कि मान लेते हैं पहले कोई एक चॉकलेट था जो 10 रुपीज का आता, ठीक है, आपका जो इनकम था वो था ₹50। तो आप अपना इनकम लेके जाते थे चॉकलेट खरीदने के लिए, तो यू वर एबल टू बाई 5 चॉकलेट्स, ठीक। लेकिन अब इस जो चॉकलेट है इसका जो दाम है वो घट के हो गया है आपका 8 रुपीज, ठीक है, 8 रुपीज हो गया है। तो ना समवॉट आप कितना चॉकलेट खरीद सकते हैं? 8 6 48, यानी कि 6 चॉकलेट खरीद सकते हैं ऑलमोस्ट आप 50 रुपीज से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है कि जब आपका जो प्राइस है गिवन कमोडिटी का वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और आपका जो परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आपका इनकम इफेक्ट। जब आप उसी पैसे में ज्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं क्योंकि आपका जो गिवन कमोडिटी है उसका दाम जो है वो डिक्रीज हो गया है, जिससे आपका परचेसिंग पावर बढ़ गया है, ठीक है, तो ये है आपका इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका एडिशनल कस्टमर्स। तो जब किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल करता है, जब किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल करता है तो देयर आर मेनी न्यू कस्टमर्स, एज इन कि आप वेट ही कर रहे थे कि जब इस कमोडिटी का दाम कम होगा तब हम इसको खरीदेंगे, ठीक है। तो जो पहले उस कमोडिटी को नहीं खरीद पा रहे थे ड्यू टू इट्स हाई प्राइस, अब जब इसका दाम कम हो गया है तो दे आल्सो स्टार्ट परचेजिंग इट, ठीक है। और जो ओल्ड कस्टमर्स थे वो भी उसका ज्यादा डिमांड करने लगे हैं बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूस्ड प्राइस। इस कारण भी आपका ऑपरेट करता है लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट यूजेस। नाउ देयर आर मेनी कमोडिटीज लाइक योर मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा व्हिच हैव सेवरल यूजेस, ठीक है, सम ऑफ व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर्स। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ सच अ गुड, ठीक है, से फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ द मिल्क इंक्रीजेस, नाउ इट यूजेस gets restricted to most important purpose, say drinking, and the demand for less important uses like cheese, butter, etc. gets reduced. However, when the price of such a commodity decreases, the commodity is put to all its uses, whether important or not. कहने का मतलब है जब कोई कमोडिटी है जिसका बहुत सारा ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर उस कमोडिटी का दाम जो है वो इंक्रीज कर जाता है तो उसका क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका दाम बढ़ गया है, तो नाउ वी आर एबल टू बाय लेस, और जो हम लेस खरीद रहे हैं उससे अब हम उसका बहुत ही लिमिटेड यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, जहाँ ज्यादा जरूरी है हम उस जगह उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यही अगर उसका जो आई मीन प्राइस कम रहता है तो उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और जो भी उसका ऑल्टरनेटिव यूज है उन सारे चीजों में हम उनका यूज करने लगते हैं, ठीक है। तो दीज वेर द 5 रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहला क्या था आपका? सबसे पहला पॉइंट था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा था आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीसरा था आपका इनकम इफेक्ट, फोर्थ था आपका एडिशनल कस्टमर्स, और फिफ्थ था आपका डिफरेंट यूजेस। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ एक्सेप्शंस भी है आपके लॉ ऑफ डिमांड का,
ऐसा नहीं है कि हर बार जब आपका प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं? These are the special kind of inferior good on which the consumer spends a large part of his income and the demand rises with an increase in price and demand falls with a decrease in price. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले आपका जवार एंड बाजरा का, ठीक है ना। द कंज्यूमर हैज अ टेंडेंसी टू स्पेंड लेस ऑन देम एंड शिफ्ट ओवर द सुपीरियर सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस। अगर जवार एंड बाजरा का प्राइस जो है वो कम होता है तो उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी डिक्रीज करता है, और अगर इन दोनों का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाता है तो देयर क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीजेस। तो ये है आपका गिवन गुड्स। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हो जाता है स्टेटस सिंबल गुड्स। ना स्टेटस सिंबल गुड्स क्या होते हैं? ये आपका एक्सेप्शन में आता है क्योंकि जैसे कि स्टेटस सिंबल मान लेते हैं आपका डायमंड, गोल्ड या कोई एंटिक पेंटिंग हो गया, इन सभी चीज़ों को जब हम खरीदते हैं तो इनका जो डिमांड है वो उनके प्राइस के साथ साथ वेरी नहीं करता है, ठीक है। ये सारे गुड्स को हम स्टेटस सिंबल गुड्स मानते हैं, लाइक योर गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। तो ऐसे में क्या होता है कि जब इनका प्राइस हाई होता है तो लोग इसको ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, और जैसे ही इसका प्राइस फॉल कर जाएगा, ठीक है, तो इसको नो लॉन्गर दे विल बी कंसिडर एज अ स्टेटस सिंबल गुड्स एंड देयर डिमांड विल डिक्रीज। नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ शॉर्टेज। नाउ इफ द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग अ शॉर्टेज और स्कार्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, अगर हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का इन नियर फ्यूचर में कोई शॉर्टेज या स्कार्सिटी होने वाला है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को खरीद के रख लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है आपका इग्नोरेंस। Now, the consumer may buy more of a commodity at a higher price when they are ignorant at the prevailing prices of the commodity in the market. अगर जो हमारा कंज्यूमर है वो टोटली इग्नोरेंट है एज टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, तो ऐसे केसेस में उसका प्राइस इंक्रीज भी करेगा, तो द कंज्यूमर विल डिमांड फॉर मोर ऑफ दैट कमोडिटी। नेक्स्ट है आपका फैशन रिलेटेड गुड्स। Now, goods related to fashion do not follow the law of demand as the demand increases even with a rise in their small prices. जैसे मान लेते कोई एक भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस जो अभी फैशन में चल रहा है, तो ऐसे केस में उस ड्रेस का प्राइस अगर इंक्रीज भी हो जाता है तो भी जो कंज्यूमर है या लोग हैं उसको डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट फैशन रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ना एक और एक्सेप्शन आपका लॉ ऑफ डिमांड का है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। वैसे सारे गुड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या नेसेसरी होते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स, लाइक योर नॉर्मल डे टू डे खाने वाला सामान हो गया, राइस, व्हीट, सॉल्ट, मेडिसिन, ये सारे वैसे चीज़ हैं जिनका डिमांड इंक्रीज होता है इवन इफ द प्राइजेस इंक्रीजेस। और लास्ट है आपका चेंज इन वेदर। नाउ विद द चेंज इन वेदर द डिमांड फॉर अ सर्टेन कमोडिटीज ऑल्सो चेंजेस, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस। लाइक अब अगर आप रेनी सीजन में अम्ब्रेला 500 रुपीज़ का भी सेल आउट करेंगे तो देयर विल स्टिल बी डिमांड। क्यों? क्योंकि अभी अम्ब्रेला अगर रेनी सीजन है तो लोगों को चाहिए ही आपका अम्ब्रेला, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा प्राइस में भी बेचेंगे तो भी लोग उसको खरीदेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू योर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हमें देखना है आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लेकिन इन दोनों चीज़ों को देखने से पहले हमें ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है और चेंज इन डिमांड क्या होता है। ना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। अगर पेप्सी जो है वो 20 रुपए का मिल रहा था, ठीक है, और अचानक से अगर उसका प्राइस में कोई वेरिएशंस आता है जिसके कारण जो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड था वो चेंज हो रहा है, तो ये है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी चेंज कर जाता है ड्यू टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस, ठीक है। अब अगर हम पेप्सी का बात कर रहे हैं तो अगर पेप्सी का दाम खुद से कम हो रहा है जिसके कारण हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंजेस आ रहा है, तो ये है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट है आपका चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या कहता है? नाउ व्हेनेवर देयर इज अ डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी
which changes due to changes in other factors other than price. प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स में अगर कोई भी चेंजेस आता है तो देयर इज अ चेंज इन डिमांड. Say for example, if demand for Pepsi changes due to change in price of Coke or due to change in income or due to change in taste, then such a change in demand for Pepsi is known as change in demand. अगर पेप्सी का दाम तो सेम है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे जो उसके कमोडिटीज हैं उनका दाम अगर इंक्रीज कर रहा है वो कहलाएगा आपका चेंज इन डिमांड. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वेरियस रीजंस फॉर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. सबसे पहले हम देखेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. Now, whenever the quantity demanded of a commodity changes due to change in its price, इतना याद रखेंगे कि जब आपका प्राइस में चेंजेस आ रहा है और प्राइस में चेंजेस के कारण अगर आपका क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है तो वो है आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ना मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एक्सपेंशन इन डिमांड और दूसरा होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका डायग्राम बना हुआ है. पहले जो है मेरा यहाँ जो डायग्राम है उसमें रिप्रेजेंट किया है हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया है आपका प्राइस. ठीक है, हमने रिप्रेजेंट किया है आपका ए पी लेवल से और ए क्यू लेवल से प्राइस और क्वांटिटी को. लेकिन अगर हम थोड़ा भी यहाँ पे प्राइस को चेंज करते हैं, मान लेते हैं प्राइस जो है आपका पी से P2 चला गया, यानी प्राइस जो है वो आपका इंक्रीज कर गया. जब प्राइस इंक्रीज करता है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज करेगा. देखिए यहाँ प्राइस था P से P2 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड देखिए आपका Q था, Q से Q2 हो गया. ठीक है, जब हमारा प्राइस डिक्रीज कर रहा है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है और जब मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रहा है. देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किस कारण से होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस. नाउ चेंज इन प्राइस से क्या होगा हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ठीक है, अभी अभी हम लोग देखे कि जब भी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है तो देयर इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. लेकिन यही अगर आपका प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स में चेंजेस आ जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका डिमांड कर्व जो होता है वो शिफ्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ना मूवमेंट करेंगे हम तो क्या आएगा, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट या तो अपवर्ड मूवमेंट. ठीक है, और इस डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड, और इस अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन इन डिमांड. एक्सपेंशन इन डिमांड कब होता है? इट रेफर्स टू द राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस. अगर मेरा प्राइस जो है वो 20 से 15 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज कर जा रहा है. ठीक है, नाउ इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. ठीक है, इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट एंड इट इज आल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड. ठीक है, तो आपका एक्सपेंशन इन डिमांड को हम एक्सटेंशन इन डिमांड या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कह सकते हैं. नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. नाउ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अदर देन फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. कहने का मतलब है जब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इंक्रीज कर जाता है तो यहाँ पे जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का दूसरा नाम क्या हो गया, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में दो टाइप ऑफ मूवमेंट हमने देखा. एक था आपका जब देयर इज एन एक्सपेंशन इन डिमांड और दूसरा था आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. अब देखेंगे हम आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व. हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कब करता है? जब किसी कमोडिटी का डिमांड चेंज होता है ड्यू टू द चेंज इन एनी अदर फैक्टर अदर देन प्राइस एंड इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड. जब प्राइस के कारण होता है तो वो हो जाता है आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. और जब प्राइस को छोड़ के बाकी और किसी भी फैक्टर के कारण अगर हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट करता है तो वो है आपका चेंज इन डिमांड.
Now there are various reasons for shift in demand curve. डिमांड कर्व शिफ्ट करने का वेरियस रीजन है. सबसे पहला है आपका चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. दूसरा है चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तीसरा है चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स. फोर्थ है आपका चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. फिफ्थ है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर. नेक्स्ट है चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चेंज इन सीजन्स एंड वेदर. तो ये सारे वेरियस रीजंस है जिसके कारण डिमांड कर्व आपका शिफ्ट करता है इधर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड. देखेंगे चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू, क्यों अकर कर रहा है? ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस. प्राइस के अलावा जो बाकी सारे फैक्टर्स है उनमें अगर कोई भी चेंज आता है तो उसके कारण हो जाता है आपका शिफ्ट चेंज इन डिमांड यानी शिफ्ट इन डिमांड. ठीक है. नाउ शिफ्ट इन डिमांड भी दो तरीका का होता है. एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट, दूसरा होता है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट. राइटवर्ड शिफ्ट को और हम क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिमांड. और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को और हम क्या कहेंगे? आपका डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये आगे देखते हैं. आगे पहला पॉइंट है आपका इंक्रीज इन डिमांड. तो डिमांड इंक्रीज कब करता है? तो इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू अ राइज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कॉस्ट ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अपना कमोडिटी का प्राइस को छोड़ के बाकी सारे चीज़ों के कारण अगर डिमांड में कोई इफेक्ट आता है दैट इज योर इंक्रीज इन डिमांड. ना इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ठीक है. इंक्रीज इन डिमांड क्योंकि हमने कहा है आपका प्राइस कांस्टेंट है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस का जो लाइन है वो कांस्टेंट क्या है. ठीक है. साथ ही साथ D1 जो है आपका डिमांड कर्व है और D आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है. ठीक है. अगर हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट है तो आप देखेंगे कि आपका जो प्राइस लाइन है वो दो जगह कट कर रहा है, पॉइंट ए पे भी और पॉइंट बी पे भी. ठीक है. तो आपका इंक्रीज इन डिमांड के केस में राइटवर्ड शिफ्ट होता है आपका डिमांड कर्व का और इसको हम आपका आउटवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट या फिर अपवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं. देखेंगे आप यहाँ पे प्राइस आपका कांस्टेंट है लेकिन डिमांड जो है आपका वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. तो ये था आपका पहला इंक्रीज इन डिमांड. तो डिक्रीज इन डिमांड इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा. तो जब हमारा जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाता है, क्यों होता है आपका डिक्रीज इन डिमांड? ये बाकी प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स के कारण अगर जो हमारा डिमांड है वो डिक्रीज हो जाता है तो वैसे केस में आपका ग्राफ बनता है डिक्रीजिंग डिमांड कर्व का जो कि अपने डिमांड कर्व से लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है. ठीक है. इट लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. और इस लेफ्टवर्ड शिफ्ट का और क्या क्या नाम है आपका? इनवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट या फिर आपका डाउनवर्ड शिफ्ट. ठीक है. चलिए तो उम्मीद करते हैं अब आपको लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए कीप स्टडीइंग. थैंक यू.